न्यू लेसन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति। क्या क्लास 12 के बायोलॉजी के जिसमें हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। जीवन की उत्पत्ति के से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे सभी को समझे थे कि किस प्रकार से बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार या निहारिका के अनुसार आकाशगंगा का निर्माण या ब्रह्मांड का निर्माण, उसके साथ साथ में किस प्रकार से न्यूक्लिक अम्लों के साथ साथ जीवन की उत्पत्ति हुई थी। इसी के आज हम लोग पार्ट 2 क्या है पार्ट 2। अगर आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो इससे के वीडियो को आपके प्लेलिस्ट में या इससे क्लास 12 प्लेलिस्ट को बनाकर आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसके लिंक को प्रोवाइड किया गया है, वहां से जाकर आप लोग पार्ट 1 को देख सकते हैं। पार्ट 1 को देखे रहेंगे तो पार्ट 2 को समझने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो अब हम लोग चलते हैं जैव विकास के प्रमाण की ओर। या जैव क्या होता है, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी फैक्ट थे उसके आधार पर बताया जा रहा है कि जैविक विकास का किस प्रकार से उसका प्रमाण मिलता है। तो उसके बारे में हम लोग इसमें अच्छे से समझते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर जीवों के जन्म पर कहा, देखिए पृथ्वी पर जीवों के जन्म पर उनके विकास को ही जैव विकास कहते हैं। कहा जा रहा है, देखिए पृथ्वी पर जीवों के जन्म व उसके विकास के ही क्रम को ही कहा जाता है जैव विकास। देखिए, कहा जा रहा है कि जैव क्या जाता है और अजैव क्या होता है। इससे संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि वर्तमान में यह सिद्ध किया जा चुका है कि सभी जीव का विकास दूसरे जीवों में विभिन्नताओं के कारण जैव विकास से ही हुआ है। कहा जा रहा है कि कुछ साइंटिस्टों का कहना था कि जिसके सिद्धांत को हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका कहना था कि जिस जीव का निर्माण हुआ है या जिस जीव की उत्पत्ति हुई है वो पहले से जीवित या पहले के से जो जीवित जीव थे उन्हीं के अनुसार दूसरे जीवों का निर्माण हुआ है। कहा जा रहा है इस प्रकार का अध्ययन विभिन्न प्रमाणों की सहायता से किया जा सकता है। जैसे कहा जा रहा है कि इस प्रकार की यह जो प्रक्रिया थी या विभिन्न अध्ययनों की विभिन्नताओं के प्रमाण की सहायता से प्राप्त किया जा गया है। नंबर 1 की बात किया जा रहा है इसमें कि तुलनात्मक आकार की शारीरिक रचना के प्रमाण। देखिए, इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिसके अनुसार जैव विकास के बारे में समझना और ही आसान हो गया था। जिसमें कहा जा रहा है कि तुलनात्मक आकार की व शारीरिक रचना के प्रमाण। दूसरा कहा जा रहा है कि जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण। तीसरा कहा जा रहा है कि अवशेषी अंगों के प्रमाण। चौथा कहा जा रहा है कि संयोजन कड़ियों के प्रमाण। पांचवा कहा जा रहा है कि तुलनात्मक श्रेणियों से प्रमाण। चौथा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जंतुओं के भौगोलिक वितरण के प्रमाण के आधार पर जैव विकास का अध्ययन करना आसान हो गया था। जिसके बारे में देखिए कहा जा रहा है कि यह सरल कोश की संरचना तक के निर्माण को जैव विकास के नाम से जाना जाता है। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके अनुसार कहा गया था कि सरल कोश की संरचना तक के निर्माण को जैव विकास के नाम से जाना जाता है। तो अब हम इसके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। कहा जा रहा है कि तुलनात्मक आकार की व शारीरिक रचना के प्रमाण। देखिए, कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीव की जिस प्रकार से तुलना किया जा रहा है तो उसमें कहा जा रहा है कि तुलनात्मक आकार की व शारीरिक रचना के प्रमाण के आधार पर जैव विकास का निर्माण किया गया है। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि जंतुओं में ठीक है, जंतुओं में शारीरिक रचना 2 प्रकार की होती है। कहा जा रहा है कि जो जंतु होते हैं उसमें शारीरिक रचनाएं 2 प्रकार की होती है। एक समजात अंग होते हैं, एक क्या जाता है समवृद्धि अंग होते हैं। देखिए, कहा जाता है कि समजात अंग तथा समवृद्धि अंग होते हैं। देखिए, समजात अंग क्या होते हैं, जंतुओं के ऐसे अंग। कहा जाता है कि जंतुओं के ऐसे अंग जिनकी संरचना समान होती है। कहा देखिए, जंतुओं के ऐसे अंग जिनकी संरचना समान होती है उसे समजात अंग कहते हैं, किंतु इनके कार्य अलग अलग होते हैं उसे समजात अंग का। जैसे कहा जाता है कि इनके जंतुओं के अंग देखिए, कहा जा रहा है कि जंतुओं के ऐसे अंग जिनकी संरचना तो समान होती है लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं, वे समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख
और घोड़े की अगली टांग की रचना समान होती है, लेकिन उनकी कार्य करने की जो शैली होती है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि समृद्धि अंग। देखिए समृद्धि अंग क्या होते हैं? जंतुओं के ऐसे अंग जिनके कार्य समान होते हैं परंतु उनकी आंतरिक संरचना भिन्न होती है, उसे समृद्ध अंग कहते हैं। कहा जा रहा है कि समृद्ध अंग ऐसे जीव जिनके अंग या जंतुओं के ऐसे अंग जिनके कार्य करने की जो कार्य तो समान होंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि परंतु उनकी आकार की संरचना भिन्न होती है, उसे समृद्धि अंग कहते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि कीटों के पक्षियों के चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं किंतु उनकी रचना अलग अलग होती है, इसे कहा जाता है समृद्ध अंग। तो इस प्रकार से हम लोग अध्ययन किए कि किस प्रकार से जंतुओं का उनका तुलनात्मक लक्षण के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया था जैव विकास के आधार पर। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन के प्रमाण। जीवाश्म ईंधन के प्रमाण के बारे में कहा जा रहा है कि प्राचीन जीवों के अवशेष हमें चट्टानों के नीचे दबे मिलते हैं। कहा जा रहा है कि जो प्राचीन काल के जो जीव थे वह आज भी जो चट्टान होते हैं चट्टान के नीचे दबे मिलते हैं, जिसे जीवाश्म कहा जाता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि जीवाश्म को समझना है पृथ्वी के अंदर क्या जाता है सड़े गले पदार्थों को ही क्या कहा जाता है? ह्यूमरस या जीवाश्म कहा जाता है। अब का देखिए आगे क्या है कि इसके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है। जैसे इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो कहा जाता है कि आर्कियोप्टेरिस क्या डायनासोर इत्यादि मानव जो या कहा जाता है कि जो आदि मानव थे उनके वो थे। इसके अनुसार कहा जा रहा है कि इत्यादि जीवाश्म जैव विकास के लिए अच्छा प्रमाण होता है। कहा जाता है कि अनादिकाल पहले जितने भी जीव थे वह कहा कि पृथ्वी के अंदर दब गए थे, तो अब जब इस समय उसके जो अध्ययन करने के लिए जो जीवाश्म प्राप्त होते हैं या उनका जो अवशेष प्राप्त होता है उसी को जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म मतलब कहा जा रहा है कि पृथ्वी के अंदर दबे हुए जीवाश्मों के अध्ययन को ही जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जैसे कहा जा रहा था कि आदिकाल के जो मानव थे डायनासोर थे या आर्कियोप्टेरिस जीव थे, इसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, यही जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अवशेषी अंगों के प्रमाण। कहा जाता है कि कुछ ऐसे जीव थे जिसमें अवशेषी अंग पाए जा रहे थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मानव शरीर का अवशेषी अंग कौन सा भाग होता है। आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे कहा जा रहा है कि ऐसे अंग जो पहले कार्य किया करते थे परंतु अब केवल अवशेष के रूप में रह जाते हैं, अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि कुछ ऐसे अंग जो पहले थे जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन या अपनी दैनिक दिनचर्या में करते थे, उस अंग का इस्तेमाल आज हम लोग नहीं करते हैं, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंगों का जैव विकास में महत्वपूर्ण प्रमाण जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार से हैं। जैसे नंबर 1 की बात किया जा रहा है कि कृमि रूपी परिशेषिका। कहा जाता है कि यह शाकाहारी जीवों में होती है। कहा जा रहा है कि कृमि रूपी जो परिशेषिकाएँ होती है इसमें कहा जा रहा है कि यह शाकाहारी जीव में होती है, इसके द्वारा सेलुलोज का पाचन होता है। कहा जा रहा है कि यह एक ऐसा शाकाहारी जीव में पाए जाने वाले एक ऐसा अंग है जिसको कृमि रूपी परिशेषिका के रूप में जाना जाता है। यह सेलुलोज का पाचन करते हैं। सेलुलोज का पाचन किस में? सेलुलोज किस में पाया जाता है? यह हरे क्या होता है? हरे पादपों में, या कहा जाता है कि हरे पादपों की जो बाहरी भित्ति होती है, पादपों की बाहरी भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति पादप का सबसे बाहरी परत होती है। ये जो बाहरी परत होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अब कहा जाता है कि जितने भी पादप होते हैं वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो जो पादप होते हैं उनका पाचन के लिए, या उसमें कहा जाता है कि जो सेल्यूलोज होता है सेल्यूलोज को पचाने के लिए, कहा जाता है कि जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वो पादपों पर निर्भर होते हैं। तो पादपों के ऊपर निर्भर होते हैं तो सेल्यूलोज का भक्षण करते हैं। तो सेल्यूलोज का पाचन वो लोग क्या कहते हैं? आसानी से भी प्राणी कर लेते हैं। तो वर्तमान के दौर में देखा जाता है तो ऐसे जीव जो पहले तो शाकाहारी का पाचन कर पाते थे, लेकिन वर्तमान में इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। उसे कहा जाता है कि परिशेषिका के रूप में वो मौजूद थे। परंतु मनुष्य के पूर्वज शाकाहारी प्रमाण थे, लेकिन सेल्यूलोज की कमी होने के कारण यह एक अवशेषी अंग के रूप में रह गए हैं। जैसे कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो ऐसे जीव, देखिए पहले कहा जा रहा है कि जो कंद मूल फल खाने वाले जो आदि मानव थे
उसलिए उनके शरीर में सेल्यूलोज को पचाने के लिए कृमि रूपी परिशिष्टाएँ की आवश्यकता थी। इसलिए उस समय कृमि रूपी परिशिष्टाएँ मौजूद थी। लेकिन वर्तमान में जो मनुष्य है वो अधिक से अधिक मनुष्य जो हैं क्या होते हैं, सर्वाहारी हैं, सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि धीरे धीरे क्या होता है, सेल्यूलोज को पचाने वाले जो अंग थे जिसे परिशिष्टा के रूप में जाना जाता है वह अब क्या है, धीरे धीरे विलुप्त हो गए हैं। अब कहा जाता है, देखिए आगे कहा जाता है कि निषेक पटल कहा जाता है। देखिए क्या है नेक्स्ट, निषेक पटल क्या हो जाती है, यह मनुष्य के नेत्र के भीतर पाई जाती है, लेकिन यह मानव के लिए अनुपयोगी होता है जैसे, परंतु मेढक, पक्षी इत्यादि के लिए उपयोगी है। जैसे कहा जाता है कि कुछ ऐसे अनिषेक पटल होते हैं जो वर्तमान में मनुष्य के जो नेत्र होते हैं उनके भीतर तो पाए जाते हैं, लेकिन जो मेढक, पक्षी होती है इनके लिए उपयोगी नहीं होते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य के अनुपयोगी हो गया, लेकिन मेढक, पक्षी के लिए वर्तमान में अभी भी ये उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि अक्ल दांत, यह मनुष्य में तृतीय मोलर दांत की उपस्थिति होती है। ये एक अवशेषी अंग के रूप में होती है। देखिए कहा जा रहा है कि वर्तमान, देखिए अक्ल के दांत किसको कहा जाता है। देखिए अब कहा जाता है दांतों की संख्या कितनी होती है, रदनक, पहले क्या है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, अचवर्णक। देखिए इसकी संख्या 2, इसकी संख्या, देखिए इसका फार्मूला याद करने के लिए क्या हो जाता है, 21-23 लोग याद करते हैं। देखिए 21-23 होता है, 21-23 होता है। अब देखिए इसकी संख्या कितनी होती है, 2, कृंतक की संख्या कितनी है, 2 हो गया। देखिए इसकी संख्या 2, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 2, इसकी संख्या 3। अब देखिए कहा जाता है कि इसकी जब दोगुना के लिया जाता है तो जो आवश्यक क्या हो जाता है, जो कृंतक, रदनक और अग्रचवर्णक जो होती है इसकी संख्या टोटल कितनी थी, 8 होती है। अब देखिए कहा जाता है कि इसकी संख्या 2 हो जाएगी तो एच, देखिए अब आप लोगों को अच्छे से समझा दें। यहाँ से देखिए क्या है, ये जो दांतों की संख्या होती है इसमें देखा जाता है कि इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर तीनों, तो इसमें देखा जाता है 21-23 होता है तो 2/1, 1/1, 2/2 और 3/3। इस प्रकार से देखा जाता है 21-23 का कॉम्बिनेशन होता है। तो दांतों की जो संख्या होती है, इधर इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर होती है, इधर भी इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर होते हैं। तो यह कहा जाता है कि कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, यहाँ भी कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि जो दांतों की संख्या थी उसमें कहा जाता है कि कुछ ऐसे अंग, ऐसे दांत थे जो वर्तमान में कहा जाता है कि जब एडल्ट, या कहा जाता है कि एडल्ट, या कहा जाता है कि मेच्योर जब हो जाते हैं मनुष्य, जिसकी उम्र क्या हो जाता है लगभग में 23 से 24 साल की उम्र के ऊपर चले जाते हैं, तो उसमें जो लास्ट में जो दांत आता है उसी को अक्ल का दांत कहा जाता है। अक्ल के दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है, 4 होती है। आगे देखा जाता है कि कुछ ऐसे जीव थे, देखिए कहा जाता है कि कीवी और शुतुरमुर्ग में, कीवी और शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी हैं जिनके पंख तो होते हैं परंतु उनमें उड़ने की क्षमताएं नहीं होती है। इस प्रकार से देखा जाता है कि जो जीव थे उसमें किस प्रकार से कृमि रूप में कहा जाता है कि अवशेषी अंगों के प्रमाण मिले हैं जो पहले तो मौजूद थे लेकिन वर्तमान में उसका कार्य कोई नहीं है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट देखा जाता है चौथा, संयोजन कड़ियों के प्रमाण। कहा जाता है कि संयोजन कड़ियों के प्रमाण के रूप में क्या होता है, ऐसे जीव जिसमें 2 वर्गों या 2 जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात दोनों वर्गों की जो बीच की कड़ी होती है इसी को संयोजन कड़ी कहा जाता है। संयोजन मतलब क्या, 2 कड़ों के बीच के अध्ययन को ही कहा जाता है संयोजी कड़ी कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो 2 वर्ग थे या 2 जाति के जो लक्षण थे उसमें कुछ न कुछ समानताएं दिखाई दे रही थी, इसी को संयोजन कड़ी के प्रमाण के रूप में जाना जाता है। जैसे देखा जाता है कि विषाणु, कुछ ऐसे विषाणु हैं जिनमें समानता, देखिए विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों के बीच के संयोजन कड़ी है, इसलिए कहा जाता है ये संयोजन कड़ी हो गया। नेक्स्ट कहा जाता है कि यूग्लिना है, यह जंतु और पादपों के बीच की संयोजन कड़ी है। कहा जाता है कि जो यूग्लिना होती है इसमें जंतु के भी कुछ गुण पाए जाते हैं तथा पादपों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको यूग्लिना को संयोजन कड़ी, जंतु और पादप के बीच की संयोजन कड़ी कहा जाता है। अगला देखिए क्या है,
पेरिपेटल क्या है, पेरिपेटल में क्या है, पेरिपेटल यह एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के विकास के प्रमाणिक कहा जाता है कि एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के मध्य की कड़ी होती है जिसे पेरिपेटल कहा जाता है। इसलिए इसे एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजन कड़ी कहा जाता है। आप लोग जंतुओं का वर्गीकरण के ऊपर अगर वीडियो नहीं देखे तो इससे संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देखकर और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगला कहा जा रहा है कि नियोपिलिन क्या है, एक एनेलिडा व मोलस्का के मध्य की संयोजन कड़ी नियोपिलिन कहलाती है। कहा जाता है एनेलिडा तथा मोलस्का तथा एनेलिडा से संबंधित जीवों के दो कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एनेलिडा के अंतर्गत तथा मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जीवधारियों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहा जा रहा है कि आर्कियोप्टेरिस क्या होती है, यह पक्षी तथा सरीसृप के बीच की संयोजन कड़ी। कहा जाता है कि पक्षी व सरीसृप के बीच की संयोजन कड़ी आर्कियोप्टेरिस कहलाती है। अगला कहा जाता है एकिडना, इसे सरीसृप एवं स्तनियों के बीच की कड़ी कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि सरीसृप तथा स्तनियों के बीच की कड़ी एकिडना कहलाती है। अगला कहा जाता है कि तुलनात्मक भ्रूणियों के प्रमाण। कहा जाता है कि कुछ ऐसे लक्षण थे जिसमें भ्रूणों के बीच में अंतर देखा जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि अलग अलग जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रूणों का निर्माण होता है। कहा जाता है कि अलग अलग जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रूणों का निर्माण होता है। कुछ जातियों में भ्रूण को पहचानना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें अत्यधिक समानताएं पाई जाती है। इनका विकास होने पर ही उनका पहचाना जा सकता है। जैसे कहा जा रहा था कि मछली, सूअर, कछुए, मुर्गे व मनुष्य के भ्रूण लगभग समान तो दिखाई देते हैं। इसी के आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य का विकास मछली जैसे किसी प्राणी से हुआ है। कहा जा रहा था कि जब भ्रूणी विकास देखा जाता है तो कुछ ऐसे जीव थे जिनका भ्रूणी विकास एक समान थे। जैसे कहा जाए मछली, सूअर, कछुए और मुर्गे व मनुष्य के भ्रूण तो देखने में तो एक समान ही दिखाई देते। इसलिए कुछ साइंटिस्टों का मानना था कि जो भ्रूण का निर्माण हुआ है मनुष्य में वो पहले से पूर्वजों में जो मछली थी मछलियों के समान थे। इसलिए कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है, किसी समुद्र से या जलीय प्राणियों से हुई है। अब कहा जाता है कि वान बेयर ने इसी आधार पर बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन किया था। कहा जाता है कि इसी के आधार पर वान बेयर ने इसी आधार पर बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है, देखा जा रहा है कि बायोजेनेटिक नियम क्या होते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहिएगा क्योंकि आपकी थोड़ी सी प्रतिक्रिया से हमको मोटिवेशन फील होता है और मोटिवेशन फील होता है तो हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आगे कहा जा रहा है कि बायोजेनेटिकल नियम क्या होते हैं, इसके ऊपर हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार भ्रूण में पहले सामान्य लक्षण व बाद में विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार देखा जाता है कि बायोजेनिकल नियम जो होते हैं इसमें भ्रूण में पहले सामान्य लक्षण व बाद में विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। इस नियम को बेयर का नियम भी कहा जाता है क्योंकि इसको वेयर नामक साइंटिस्ट ने इसका प्रतिपादन किया था सन 1866 में। देखिए सन 1866 में कहा जाता है कि अर्नेस्ट हेकल के अनुसार द्वारा देखा गया था कि अर्नेस्ट हेकल ने और किसका वर्गीकरण किया था। आप लोग उसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अर्नेस्ट हेकल ने इसके साथ साथ में किसका प्रतिपादन किया था। अर्नेस्ट हेकल द्वारा इस नियम को बायोजेनेटिक कहा गया। इसमें जंतु अपने पूर्वज के भ्रूणी लक्षणों की जगह वयस्क लक्षणों का दोहराता है। कहा जाता है कि इसमें देखा जाता है कि जो अर्नेस्ट हेकल द्वारा जो नियम प्रतिपादित किया गया था बायोजेनेटिक का इसमें कहा जाता है कि जंतु अपने पूर्वज के भ्रूणी लक्षण की जगह वयस्क लक्षणों का दोहराता है। इसलिए इसे पुनरावृत्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। पुनरावृत्ति मतलब क्या, पुनर्जन्म की व्यवस्था किसमें थी, इसी में थी जिसके अर्नेस्ट हेकल द्वारा प्रतिपादित किया गया था कि बायोजेनेटिकल नियम के अनुसार में या नियम में बताया गया था। अब आगे देखा जाता है कि भौगोलिक वितरण के प्रमाण या कहा जाता है कि बायोजेनेटिकल नियम के शुरुआत में बताने वाला कौन था, इसके बारे में अभी आप लोग देखें कि इस नियम को बताने वाला बेयर था, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण कौन दिया था, अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था।
जिन्होंने बताया था कि जो जंतु है अपने पूर्वज के भ्रूणी लक्षण की जगह वयस्क लक्षणों को दोहराता है। आगे आगे देखा जा रहा है कि भौगोलिक वितरण के प्रमाण। भौगोलिक वितरण के प्रमाण क्या है, देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है, यह जैव विकास को प्रमाणित करता है। जैसे शेर और हाथी केवल भारत व अफ्रीका में पाए जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि भौगोलिक मतलब कुछ ऐसे जीव जंतु दिखाई दिए थे जैव जैव विकास के आधार पर कि कुछ देखिए वातावरण या उसकी भौगोलिक वितरण के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया था कि कुछ ऐसे जीव दिखाई देते हैं जो उनके भौगोलिक बनावट के आधार पर दिखाई देते हैं। तो इसी में देखा जाता है कि शेर और हाथी केवल भारत व अफ्रीका में पाए जाते हैं, बाकी देशों में ये क्या बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगला कहा जाता है कि जेबरा, जिराफ व दरियाई घोड़ा केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जेबरा हो गया, जिराफ हो गया व दरियाई घोड़ा जो होते हैं यह अफ्रीका में ही दिखाई देते हैं। अगला कहा जाता है कि कुछ शुतुरमुर्ग अफ्रीका में तथा कुछ अरब में भी पाए जाते हैं। अगला कहा जाता है कि डार्विन ने अमेरिका के 14 द्वीपों गैलोपेगास द्वीप की चिड़ियाओं का अध्ययन किया। कहा जाता है कि 14 द्वीपों में गैलोपेगास द्वीप की चिड़ियाओं का अध्ययन किया था। इन्होंने चोंच में मौलिक अंतर पाए, जैसे कहा जाता है कि उसमें चोंचों में मौलिक अंतर पाया गया था जो अलग अलग वातावरण और परिस्थिति के कारण उत्पन्न हुए थे। इन चिड़ियों को डार्विन की फिंचे का, जैसे कहा जाता है कि इस चिड़ियों को डार्विन की फिंचे कहते हैं। अब कहा जाता है कि प्राकृतिक, देखिए कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम की उत्तरजीविता। कहा जाता है कि कुछ ऐसे जीव आधारित थे जिनमें बताया गया था कि प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम की किस प्रकार से सुविधा देते। कहा जा रहा है कि जो जीव वातावरण के अनुकूल रहने में योग्य रहते हैं वही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। जो जीव वातावरण के प्रतिकूल रहते हैं वे धीरे धीरे पृथ्वी से नष्ट होते जाते हैं। कहा जाता है कि कहा है उस कुछ जीवों की उत्तरजीविता के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया था। तो कहा जाता है कि जो जीव वातावरण के अनुकूल रहने में योग्य होते हैं वही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। जो जीव वातावरण के प्रतिकूल रहते हैं वे धीरे धीरे पृथ्वी में से नष्ट हो जाते हैं। अगला कहा जा रहा है कि डार्विन ने इस प्रतिक्रिया को प्राकृतिक वर्ण कहा, जबकि हर्बर्ट स्पेंस ने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता नाम दिया, जिसे कहा जाता है कि रेगिस्तानी जिराफ के बारे में इन्होंने अध्ययन किया या इसके बारे में स्पष्ट रूप से उन्होंने समझाया। अब देखिए अगला कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वर्ण के पक्ष में उदाहरण। प्राकृतिक वर्ण एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों के गुणों का चयन होता है जिससे वे प्रतिक्रिया में अनुकूलित हो जाते हैं। इसके नियम निम्नलिखित है। कहा जा रहा है प्राकृतिक वर्ण के पक्ष में उदाहरण दिया जाता है कि प्राकृतिक वर्ण एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों के गुणों का चयन होता है जिससे वे प्रतिक्रिया में अनुकूलित हो जाते हैं। इसके निम्न उदाहरण इस प्रकार से समझाया गया है। आगे देखा जा रहा है कि जो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि डेवनपोर्ट का प्रयोग। कहा जाता है कि डेवनपोर्ट का प्रयोग किस प्रकार से यहाँ पे समझाया गया, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे क्या है, एकदम डेवनपोर्ट का प्रयोग में देखा जाता है कि इस प्रयोग में डेवनपोर्ट ने सफ़ेद, काले व धब्बेदार चूजों पर प्राकृतिक वर्ण का प्रयोग किया। कहा जाता है कि इस प्रयोग में डेवनपोर्ट ने सफ़ेद, काले व धब्बेदार चूजों पर प्राकृतिक वर्ण का प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि काले व सफ़ेद चूजे अपने आप को जमीन में नहीं छिपा पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि काले व सफ़ेद चूजे अपने आप को जमीन में नहीं छिपा पा रहे हैं जिससे वे पक्षी शिकारी का शिकार बन पा जैसे कहा जा रहा है कि जिससे वे पक्षी शिकारी का शिकार बन जाते हैं तथा इनकी संख्या कम हो जाती है। परंतु धब्बेदार चूजे जमीन में छिप जाते हैं इसलिए वे शिकारी से बचे रहते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे प्रयोग थे जिसमें
काले व धब्बेदार जो जीव थे, तो धब्बेदार जीव आसानी से बिल में छिप जाते थे, या वो क्या कहते हैं, जो शिकारी उसके ऊपर आते थे, तो शिकारियों से बचने के लिए वह आसानी से क्या ज़मीन में छिप जाया करते थे, जिससे उस शिकारी को वह जीव नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ ऐसे जीवधारी थे जो संख्या में तो कम थे, लेकिन वो प्राकृतिक वर्ण का प्रयोग के आधार पर वो आसानी से वो क्या रहते थे, वो बच जा रहे थे। कहा जाता है कि धब्बेदार चूजे जमीन में द्वीप में छिप जाते थे, इसलिए वे शिकारी से बचे रहते और उनकी संख्या बढ़ जाती है, अर्थात धब्बेदार चूजों का वर्ण करती है। कहा जा रहा है कि धब्बेदार चूजे का धीरे धीरे क्या होता है, विस्तार होने लगता है। आगे कहा जा रहा है कि अनुकूलित वितरण क्या है। जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास होता है, तो इसे अनुकूली विकिरण कहते हैं। इसमें एक ही जाति से विभिन्न जाति का विकास होता है, इसलिए इसे अपसारी जैव विकास भी कहते हैं। कहा जा रहा है कि जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास होता है, तो उसे अनुकूलित विकिरण कहते हैं। इसमें एक ही जाति से विभिन्न जाति का विकास होता है, इसलिए इसे अपसारी जैव विकास भी कहते हैं। जैसे डार्विन की फिंचे का जो नियम बताया गया था, इसी के अनुसार कहा जाता है कि अनुकूलित विकिरण क्या है। इसके ऊपर आप लोग के एग्जाम में शॉर्ट नोट से आता रहता है कि अनुकूलित विकिरण क्या है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ये कहा जाता है कि जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जाति का विकास होता है, तो इसे अनुकूलित विकिरण कहा जाता है। जबकि इसमें कहा जाता है कि एक ही जाति से विभिन्न जाति का विकास होता रहता है, इसलिए इसे अपसारी जैव विकास भी कहा जाता है। अब देखिए, अब मान लें क्या जाता है, ऊपर होना, मतलब क्या, एक जीव से क्या जाता है धीरे धीरे बढ़ना, यही क्या रहता है, अपसारी या अनुकूलित विकिरण कहलाता है। आगे देखा जाए कि जैव विकास क्या है या इवोल्यूशन क्या है। अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं कि इवोल्यूशन क्या है। देखिए क्या है कि जैव विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो छोटे जीव में होते हैं उनमें विकास की दर ज़्यादा तेज होती है, जबकि यह दर बड़े जीवों में बहुत धीमी होती रहती है। जैव विकास होने में हजारों वर्षों का समय लगता है। कहा जा रहा है कि जो जैव विकास की प्रक्रिया थी, वह धीरे धीरे क्रमशः बढ़ने वाली प्रक्रिया है। इसमें लेकिन कहा जाता है कि यह जीवों के विकास की दर दर तो ज़्यादा तेज होती है, जबकि यह बड़े जीवों में बहुत ही धीमी होती है। इसी को कहा जाता है कि जो जैव विकास की प्रक्रिया होती है, इसको हजारों वर्ष लगते हैं, यह समय लगता है। कहा जा रहा है कि जैव विकास के सिद्धांत के देने के लिए लेमार्कवाद, डार्विनवाद तथा उत्परिवर्तनवाद है। अब हम लोग देखते हैं कि लेमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है तथा उत्परिवर्तनवाद क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए क्या है लैमार्कवाद। देखिए लैमार्कवाद क्या है। लैमार्कवाद आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाता है कि लैमार्कवाद फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक जेबी लैमार्क ने सर्वप्रथम 1809 में जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया। इसे लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत कहते हैं। कहा जाता है कि जो लैमार्कवाद है, उसे उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि लैमार्कवाद के मुख्य बिंदु किस प्रकार से यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए, लैमार्क के अनुसार जीवों की संरचना, कार्यकी, उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रमाण पड़ता है। कहा जाता है कि जो लैमार्क के अनुसार कहा जाता है कि जीवों की संरचना, उनकी कार्यकी तथा उनका व्यवहार वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि जीवों पर वातावरण का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि परिवर्तित वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज़्यादा। कहा जाता है कि जो परिवर्तित वातावरण होता है, उनमें जीवों के अंगों का उपयोग ज़्यादा अथवा कम होता है। कहा जाता है कि जिस समय जीवों का वातावरण के अनुसार देखा जाता है कि ये देखा जाता है कि ठंड के समय में जीवों को अधिक से ठंड से बचने के लिए, अधिक उनको ओढ़ने के लिए या उनको छिपने के लिए अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है, लेकिन वह अपने गर्मी प्रदान करने के लिए अलग अलग साधनों का व्यवस्था करते हैं। तो उसी प्रकार कहा जाता है कि लैमार्क के अनुसार कहा जाता है कि जो वातावरण होता है, वह जीवों के अंग का उपयोग ज़्यादा अथवा कम होता रहता है। जिन जिन वातावरण में या जिस समय
अधिक जीव अपने अंग का निर्माण क्या करते हैं, उपयोग अधिक करते हैं, तो उस समय उस जीव का अंग ज़्यादा एक्टिव समझ में आता है। जिस समय वो काम कम करते हैं इसलिए उस समय उनका अंग क्या होता है, कम एक्टिव होता है। जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वे अधिक विकसित हो जाते हैं तथा जिनका उपयोग नहीं होता है उनका धीरे धीरे कम हो जाते हैं। सिंपल से कहा जा रहा है कि ऐसे अंग जिसका उपयोग लगातार होता रहता है वह प्राचीन काल से क्या हो जाते हैं, आज भी बने रहते हैं, और जिनका उपयोग क्या धीरे धीरे कम हो गया था या ना के बराबर हो गया था वह धीरे धीरे समाप्त हो गए थे। इसी के अनुसार लैमार्कवादी के अनुसार इसका उसके बारे में स्पष्ट रूप से समझाया गया था। आगे देखा जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है लैमार्क के अनुसार कि वातावरण के सीधा प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं। कहा जाता है कि जो जंतुओं के लक्षण होते हैं यह वंशागत होते हैं। ऐसा लगातार होने से कुछ पीढ़ी के पश्चात उनकी शारीरिक रचना बदल जाती है तथा एक नए प्रजाति का विकास हो जाता है। आगे देखा जा रहा है कि इसके उदाहरण किस प्रकार से कि देखा जाता है कि जिराफ की लंबी गर्दन तथा अग्रपाद जिराफ पेड़ों की फुलगियों की पत्तियों को चरने के लिए अपनी गर्दन की लंबाई बढ़ाकर अनुकूलित करते हैं। जैसे कहा जाता है कि वातावरण के अनुसार जो जिराफ होते हैं, या अभी आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या होता है, गर्मी अधिक पड़ने के कारण वहाँ पे छोटे छोटे घासें कम दिखाई देती है। तो भोजन की तलाश के लिए जिराफ हमेशा क्या करता है, अपनी गर्दन को उठाकर क्या कहता है, उसको ग्रहण करता है। तो कहा जाता है कि जिस प्रकार से बचपन से ही जिराफ के बच्चे जो होते हैं वह अपने गर्दन को और अपने टांगों को हमेशा क्या करते हैं, ऊंचाइयों पर के घासों को या अपने भोजन की तलाश करने के लिए हमेशा ऊंचाइयों पर ही अपने गर्दन को करते रहते हैं, जिसके कारण उनकी गर्दन क्या जाती है, लंबी हो जाती है। ये सब किसके अनुसार, लैमार्क के अनुसार, वातावरण के अनुसार समझाया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सांपों में पैरों का विलुप्त हो जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार से सांप धीरे धीरे क्या करता है, पैर मतलब क्या है, उछलना कम, रेंगने की प्रयास ज़्यादा किया, इसलिए धीरे धीरे जो सांप के पैर थे वो भी क्या हो गए, विलुप्त हो गए। और अतः देखा जाता है कि वर्तमान के जो सांप होते हैं वह क्या अधिक से अधिक रेंगने पर विश्वास मतलब क्या रेंगना शुरू कर दिए हैं। अगला कहा जा रहा है कि लैमार्कवाद का खंडन किस प्रकार से होता है, या लैमार्कवाद में खंडन क्या है या कमियां क्या थी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कहा जाता है कि लैमार्क का बाद में कई वैज्ञानिकों ने खंडन किया। इन वैज्ञानिकों के अनुसार उपार्जित लक्षण या वंशागत नहीं होते। कहा जाता है कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वह वंशागत नहीं होते हैं, परंतु इसकी जो पुष्टि के लिए जर्मन वैज्ञानिक बीजमैन, कहा जाता है इसमें जर्मन वैज्ञानिक बीजमैन थे। बीजमैन ने 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काट कर यह प्रदर्शित किया कि कटी पूंछ वाले चूहे के संतानों में पूंछ पाई जाती है। कहा जाता है कि बीजमैन ने एक अध्ययन किया कि 21 पीढ़ी तक जो चूहे थे उसमें अलग अलग चूहों को क्या उसके पूंछ को काटते गए, लेकिन लास्ट में उनको वही पूंछ वाला चूहे दिखाई दिए। इसलिए कहा जाता है कि कटी पूंछ वाले चूहे के संतान में पूंछ पाई जाती है। कहा जाता है कि अगर वंशानुगत प्रक्रियाएं होती तो लास्ट में आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जिस प्रकार से मेंडल ने क्या कहते हैं मटर के प्रयोग पर किए थे, तो मटर के पौधे जिस प्रकार से 7 लक्षणों के बाद हमेशा शुद्ध पदार्थों का या शुद्ध नस्ल के बीजों का उत्पादन किया करते हैं, तो उसी प्रकार अगर ऐसा होता, आनुवंशिक होता, तो ये जो कटे हुए पूंछ वाले जो चूहे थे तो लास्ट में वंशानुगत प्रक्रिया के आधार पर देखा जाता तो लास्ट में वही कटे हुए पूंछ वाले चूहे दिखाई देते, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। इसको बीजमैन ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से समझाया था। आगे देखा जाता है लैमार्कवाद के बाद देखा जाता है डार्विनवाद क्या है। देखिए डार्विनवाद क्या है कि जैव विकास पर दिया गया दूसरा सिद्धांत डार्विनवाद कहलाता है। इसके मुख्य बिंदु निम्न है। कहा जाता है कि अतिजनन क्या है, अतिजनन क्या है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जाति संतान की उत्पत्ति करती। कहा जाता है कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जाति
प्रत्येक जाति संतान की उत्पत्ति करती है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका अस्तित्व बना रहता है। कहा जाता है कि प्रत्येक जीव अपना वंश बढ़ाने के लिए या अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपना क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संतान की उत्पत्ति करता है। इनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि इसलिए इसकी जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। यह कौन बताया था? डार्विनवाद ने बताया था, या डार्विन ने ऐसा बताया था। आगे कहा जा रहा है कि जैसे कि ऑयस्टर की एक मादा एक में 10 लाख अंडे देती। कहा जाता है कि पर्ल ऑयस्टर की एक मादा ऐसी होती है जो एक बार में 10 लाख अंडे देती है। आगे देखा जाता है कि नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डार्विनवाद में अस्तित्व के लिए संघर्ष। प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। यह संघर्ष भोजन, आवास, साथी, जनन इत्यादि के लिए होता है। यह संघर्ष 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 कि अंतर जातीय संघर्ष। इसमें एक जाति के ही सदस्यों के बीच जीवन संघर्ष होता है। कहा जाता है कि इसमें एक ही जाति के जीव के बीच में क्या जीवन संघर्ष देखा जाता है, क्योंकि सभी जीव की जरूरतें जैसे पोषण, जनन, आवास समान होते हैं। इसके बारे में देखिए स्पष्ट रूप से आप लोग देखे हैं कि कौन डार्विन ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से समझा कि प्रत्येक जीव अपने आवास, भोजन तथा अपने साथी या जनन के लिए एक दूसरे जीव से क्या करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इसको 3 भागों में बांटा गया। अंतः जाति में इसमें कहा जाता है आपस में ही भोजन, जनन तथा आवास में समान बनाए रखने के लिए आपस में जीव संघर्ष करते रहते हैं। दूसरा कहा जाता है कि अंतर जातीय संघर्ष। जैव समुदाय में अनेक जाति, कहा जाता है कि जैव विकास में अनेक जाति के जीव पाए जाते हैं, पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कहा जाता है कि अंतर जाति में क्या, ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें अनेक जाति के जीव पाए जाते हैं, लेकिन भोजन के लिए या पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसे अंतर जातीय संघर्ष कहा जाता है। अगला कहा जाता है कि वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष कहा जाता है कि वातावरण के अनुसार कुछ ऐसे जीव होते हैं जो वातावरण के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे कहा जाता है कि वर्तमान में अपने क्षेत्रों में देखा जाता है कि जो साइबेरियन पक्षी होती है, यह कहा जाता है ठंड के समय में हम लोग के क्षेत्र में दिखाई देती है। तो उस समय जो जल में रहने वाले या जो हम लोग के क्षेत्र में रहने वाले जो पक्षियाँ होती है वो ज़्यादातर प्रभावित होती है, क्योंकि लोग अधिक से अधिक जो बाहरी पक्षियाँ आते रहती है तो उसका भला पालन पोषण अधिक से अधिक लोग ध्यान से करते हैं। इस प्रकार देखा जाता है कि वातावरणीय संघर्ष में यह संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण है जो जीवों को प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वातावरणीय कारक जीवों को प्रभावित करते। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वातावरणीय प्रभाव अपने क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इसमें कहा जाता है कि वातावरणीय एक जीव को प्रभावित करता है, जैसे ताप, वर्षा, प्रकाश इत्यादि, जो इसके अनुकूल रहता है। जो जीवित रहता है और जो अनुकूल नहीं होती हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से देखा जाता है। अगला कहा है कि प्राकृतिक विभिन्नताएं। एक ही जाति के 2 जीव कभी समान नहीं हो सकते। कहा जाता है कि एक ही जाति के 2 जीव कभी समान नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि माता पिता के सभी संतानें अलग अलग होती हैं। इनमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही डार्विन विचलित कहा जाता है कि डार्विन विचलित पाई जाती है, तथा विभिन्नताओं को ही डार्विन विचलन विभिन्नताएं कहा जाता है। विभिन्नताएं जैव विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना जैव विकास की कल्पना भी नहीं पाई जा सकती है। कहा जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं के आधार पर देखा जाता है कि प्रत्येक जीव जो होते हैं उसमें एक प्रकार की समानताएं नहीं पाई जाती है। इसी के बारे में कहा जाता है कि एक ही माता पिता की अलग अलग संतानें होती है, जिसमें कहा जाता है कि डार्विन के विचलित विभिन्नताएं कहा जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम या उत्तरजीविता क्या होती है। प्राकृतिक विभिन्नताओं का चयन करती जाती है। अस्तित्व प्रकृति के इस चयन पर निर्भर करती है कि जातियां जिनका चयन प्रकृति करती है विकसित होती है, तथा प्रकृति जिसका चयन नहीं करती है वे धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण कहा, जबकि हर्बर्ट स्पेन ने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा है। इसके बारे में डार्विनवाद के बारे में अध्ययन किए। अब आगे देखा जा रहा है कि नई जातियों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। देखा जाता है कि
नई जाति की उत्पत्ति, जो जीव योग्य होते हैं उनमें उपयोगी विभिन्नताएं वंशागत होती है। हजारों वर्ष बाद भी ये विभिन्नताएं एक साथ मिलकर एक नई जाति का विकास करती है और वे चक्र लगातार चलता रहता है। इस प्रकार से नई जातियों की उत्पत्ति होती है। आगे देखा जाए कि विकास की प्रक्रिया क्या होती है या विकास की क्रियाएं क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, विकास की प्रक्रियाएं क्या होती है इसके बारे में स्पष्ट रूप से अध्ययन करते हैं। डार्विन ने विकास की क्रियाविधि का आधार विभिन्नताओं को माना था, लेकिन यह खुद नहीं बता पाया कि ये विभिन्नताएं आती कहाँ से। कहा जाता है कि डार्विन ने विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं विधि था उसका आधार विभिन्नताओं को माना, लेकिन यह खुद नहीं बता पाया कि ये विभिन्नताएं आती कहाँ से है। इसके बाद ह्यूगो डी व्रिज ने, कहा जाता है कि कौन सा वैज्ञानिक, ह्यूगो डी व्रिज ने देखा जाता है कि ह्यूगो डी व्रिज ने इवनिंग या प्राइमेट पर काम करके उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि ह्यूगो डी व्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया गया था, या उत्परिवर्तन के सिद्धांत को कौन बताया था, ह्यूगो डी व्रिज ने समझाया था, जिसके अनुसार आनुवंशिक पदार्थों में आए बदलाव के कारण जीव लक्षण प्रारूप में ही बड़े परिवर्तन होते हैं। इसे उत्परिवर्तन करते हैं। कहा जाता है कि ह्यूगो डी व्रिज के अनुसार उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था, जिसके अनुसार कहा जाता है कि आनुवंशिक पदार्थों में आए बदलाव के कारण जीव लक्षण प्रारूप में ही बड़े देखा जाता है कि इसके अनुसार आनुवंशिक पदार्थ में आए बदलाव के कारण जीव लक्षण प्रारूप में ही बड़े परिवर्तन होते रहते हैं। जिसे उत्परिवर्तन करते हैं तथा ये सिद्धांत उत्परिवर्तनवाद कहलाता है, या उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन होते हैं, ह्यूगो डी व्रिज को माना जाता है। इसके अनुसार उत्परिवर्तन विकास से ही होता है। कहा जाता है कि ह्यूगो डी व्रिज के अनुसार कहा जाता है कि इनके अनुसार उत्परिवर्तन विकास से ही होता है। उत्परिवर्तन कहा जाता है कि इसके अनुसार ही होता है। आगे देखा जाता है कि ह्यूगो डी व्रिज के अनुसार देखा जाता है कि क्या होता है। आगे देखिए क्या है कि विभिन्नता तथा उत्परिवर्तन के बीच ह्यूगो डी व्रिज ने किस प्रकार से अंतर को स्पष्ट किया। कहा जाता है कि जीव के लक्षण प्रारूप में जो छोटे परिवर्तन होते हैं और जो आनुवंशिक होते हैं वे उन्हें विभिन्नताएं कहा जाता है कि जीवों के लक्षण प्रारूप में जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं उसे विभिन्नताएं कहते हैं। नेक्स्ट कहा जाए कि उत्परिवर्तन में क्या होता है, जीवों के आनुवंशिक पदार्थों में और लक्षण प्रारूप में जो बड़े परिवर्तन होते हैं उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। देखिए, इसमें छोटे छोटे परिवर्तन को देखा जाता है, इसमें बड़े स्तर के परिवर्तन को देखा जाता है, जिसे उत्परिवर्तनवाद कहा जाता है। इसमें विभिन्नताएं कहा जाता है। नेक्स्ट कहा जाए कि विभिन्नता एक निश्चित दिशा में होता है। कहा जाता है जो विभिन्नताएं होती है एक निश्चित दिशा में होती है, जबकि उत्परिवर्तन दिशा विहीन होती है या दिशाहीन होती है। नेक्स्ट कहा जाता है कि इसमें कहा जाता है कि किस विभिन्नता में देखा जाता है कि विभिन्नताओं में देखा जाता है कि क्या है, विभिन्नता एक निश्चित दिशा में होती है जबकि वह दिशाहीन होती है। इसमें विकास क्रमबद्ध होता है, जबकि इसमें विकास अचानक बढ़ जाता है। एक क्रमबद्ध ना होकर क्या होता है, ये विक्रमबद्ध होता है। कहा जाता है इसमें विकास धीरे धीरे होता है, जबकि इसमें विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। आगे देखा जाता है कि ह्यूगो डी व्रिज के बाद देखा जाता है कि डार्डी विनमार्ग डार्डी विनमार्ग का सिद्धांत देखा जाता है कि आगे देखा जा रहा है किस प्रकार से इसके इंग्लैंड के वैज्ञानिक हार्डी तथा जर्मन वैज्ञानिक विनबर्ग ने स्पष्ट किया गया कि जीन की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती। कहा जाता है कि हार्डी तथा विनमार्ग के अनुसार देखा जाता है कि जो जीन की आवृत्ति होती है यह पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती है। इसमें कहा जाता है कि इसमें किसी प्रकार की आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होता है। कहा जाता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार से जीव उत्परिवर्तन नहीं होता है, जबकि प्राकृतिक वर्ण नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से 3 पॉइंट देखा जाता है कि हार्डी व विनमार्ग के अनुसार देखा जाता है इसमें किसी प्रकार की आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार से जीन उत्परिवर्तन नहीं होता है, जबकि प्राकृतिक वर्ण भी नहीं पाया जाता है। देखा जाता है कि हार्डी विनमार्ग ने एक गणितीय समीकरण की सहायता से समझाया, जिसे हार्डी विनमार्ग का सिद्धांत भी कहा जाता
है। ये सभी सिद्धांत आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला कहा जा रहा है कि इस हाइगुड ब्रिज के अनुसार देखा जाए हार्डी व बिनमार्क के समीकरण किस प्रकार से है कि देखिए कहा जाता है कि पी स्क्वायर प्लस टू पी, देखिए जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसी के अनुसार कहा जाता है कि ये ए का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर पी का स्क्वायर हो गया, फिर क्यू का स्क्वायर हो गया, प्लस टू ए भी होता है तो यहाँ पर टू पी क्यू हो जाता है, जिसे इसके बराबर एक माना जाता है। अब इस प्रकार से देखा जाता है हार्डी व बिनमार्क के सिद्धांत स्पष्ट रूप से समझे। आगे देखा जाता है कि संस्थापक प्रभाव क्या हो जाता है। संस्थापक प्रभाव में देखा जाता है कि क्या हो जाता है, जब लोग एक छोटा समूह जिसमें संस्थापक समूह कहते हैं, जैसे कहा जाता है कि जब लोग का एक छोटा समूह होता है जिसे संस्थापक समूह कहते हैं, अपने प्राचीन स्थान को छोड़कर अपने नए स्थान पर जाता रहता है, तो इस नए स्थल की आबादी में विभिन्नता हो सकती है। आप उसकी आबादी में नए जीव की उत्पत्ति के संस्थापक प्रभाव कहलाते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो संस्थापक प्रभाव होते हैं उसमें देखा जाता है कि नए स्थल की आबादी में विभिन्नताएं हो जाती हैं। जैसे कुछ जीव एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर नए स्थल की आबादी में कुछ क्या जाते हैं विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। अब उसकी आबादी में नए जीव की उत्पत्ति को संस्थापक प्रभाव कहा जाता है। सिंपल कहा जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, जहाँ पर वो अपना आबाद में, या कहा जाता है वो जो नई आबादी होती है उसमें वो अपना जीवन यापन करना शुरू कर देता है या उत्पत्ति करता है, इसी को संस्थापक प्रभाव कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि दूर स्थित द्वीपों पर नई जाति का विकास होना ही संस्थापक प्रभाव को लक्षण होता है। आगे देखा जाता है कि मानव का विकास लगभग 15 मिलियन साल पहले कपिवंश से हुआ था। आज कपिवंश के अस्तित्व में गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन तथा ओरंगुटान है। इस प्रकार से देखा जाता है कि मानव का उदय और विकास इस प्रकार से होता है। आगे देखा जाता है कि ड्रोपोपिथिक, या कहा जाता है कि ड्रोपोपिथिक क्या होती है, तो यह कपी के पूर्वज थे। कहा जाता है कि जो ड्रोपोपिथिक होती हैं यह कपी के पूर्वज थे। उत्तरी अफ्रीका, तंजानिया, एशिया और यूरोप के मध्य में मायोसीन और प्रारंभिक प्लायोसीन काल की चट्टानों में इसके अवशेष मिलते हैं। कहा जाता है कि जो ड्रोपोपिथिक होती हैं यह अफ्रीका, तंजानिया, एशिया और यूरोप के मध्य में मायोसीन और प्रारंभिक प्लायोसीन काल की चट्टान में इनके कुछ अवशेष मिले हैं, जिनके लक्षण देखा जाता है कि ये चिंपैंजी व कपी से मिलते जुलते हैं। ये चिंपैंजी व गोरिल्ला की तरह चलते हैं, इनका कुछ लक्षण देखा जाता है। तो ये चिंपैंजी व कपी से मिलते जुलते हैं, ये चिंपैंजी व गोरिल्ला की तरह चलते रहते हैं। शरीर पर घने रोए होते हैं। आगे कहा जाता है कि जो ड्रोयोफिथिक होते हैं के बाद मानव वंश का शुरुआत हुआ है। कहा जाता है कि जो ड्रोयोपिथिक जो होते हैं इसके बाद ही मानव वंश का शुरुआत किया गया था, या कहा जाता है कि मानव की जो प्रारंभिक अवस्था थी जो ड्रोयोपिथिक थी, जिसमें चिंपैंजी तथा कपी से कुछ मिलते जुलते लक्षण दिखाई देते हैं तथा गोरिल्ला तथा चिंपैंजी की तरह क्या कहता है ये चलते रहे। अगला देखा जाता है कि रामपिथिक, कहा जाता है कि रामपिथिक क्या हो जाते हैं कि ये एक उपमानव थे। भारत के शिवालिक पहाड़ी में 1955 में इनके जीवाश्म पाए जाते हैं। लगभग में 1.3 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पाए गए थे, जिसे रामपिथिक जीवन कहा जाता है। इसका लक्षण देखा जाता है कि ये मनुष्य के समान दिखते हैं। जैसे कहा जाता है कि मनुष्यों के समान दिखने वाला कौन सा काल था, ये रामपिथिक था। इसके दांतों व जबड़ों की रचना मनुष्य के समान था। इनके शरीर में घने रोम थे। इनकी लंबाई 4 फीट से कम थी। इसे रामपिथिक कहा जाता है। आगे देखा जाता है कि होमो हेबिलिस क्या जाता है। होमो हेबिलिस में देखा जाता है कि प्रथम मानव समान पूर्वज थे। प्रथम मानव जिसने शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार बनाना प्रारंभ किया था, इसलिए इसे प्रथम कहा जाता है कि प्रथम या
टोलमैकन मैन भी कहा जाता है। ये मांस नहीं खाते थे। अब कहा जाता है कि इस जीव में क्या अवशेषी अंग पाए जा रहे थे, क्योंकि इसमें जब मांस नहीं खाते थे तो शुद्ध रूप से शाकाहारी पर निर्भर थे। तो शाकाहारियों में शुद्ध रूप से घास को पचाने के लिए सेल्यूलोज नामक अंग की आवश्यकता होती थी, जिसको पचाने के लिए आवश्यक थे। तो लेकिन वर्तमान में देखा जाता है तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए अंग नहीं आवश्यक होते हैं, इसलिए सेल्यूलोज का पाचन नहीं पाता, इसलिए अवशेषी अंग इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसकी कपाल क्षमता 650 से 800 सीसी के मध्य होती है। वर्तमान में देखा जाता है कि 12 से 14 सीसी के मध्य पाई जाती है, लेकिन इसमें जो कपाल की क्षमता थी 650 से 800 सीसी के मध्य पाई जाती है। इसके जीवाश्म डॉक्टर लीके द्वारा अफ्रीका में 2 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों से प्राप्त किए गए थे, जो गुफाओं में रहते थे। इस प्रकार से देखा जाता है कि होमो डेबिलिस का अध्ययन किया गया था। आगे देखा जाता है कि किस प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि ये 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व विद्यमान थे। इनका मस्तिष्क बड़ा 900 सीसी कपाल क्षमता युक्त था। जैसे कहा जाता है कि होमो जो इरेक्टस है, इसका जो मानव जो मस्तिष्क था वह लगभग 900 सीसी के कपाल के क्षमता के युक्त था। ये गुफाओं में रहते थे और संभवतः ये मांस खाते थे। कहा जाता है कि मांस कौन खाते थे, होमो इरेक्टस जो होते हैं, जिसकी उत्पत्ति लगभग में 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि होमो सेपियंस जो नीरेदुलेसिस होते हैं, इसके बारे में लोग देखते हैं कि ये लगभग में 1 लाख से 40 लाख, देखिए कहा जाए कि 1 लाख से 4 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी व मध्य एशियाई देशों में रहते थे, तथा इसके जीवाश्म जर्मनी की निएटुरथल घाट से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जर्मनी के पास एक घाटी पाई जाती है, जहाँ पर निएटुरथल नामक घाट से प्राप्त होते हैं। अब कहा जाता है कि इसके जीवाश्म किसके, होमो सेपियंस निएंडरथैलेसिस के जो जीवाश्म दिखाई देते हैं जर्मन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट कहा कि इनके मस्तिष्क का आकार 1400 सीसी माना गया था, या कहा जाता है इसके मस्तिष्क का आकार 1400 सीसी जो आधुनिक मानव के समान था। ये अपने शरीर की रक्षा के लिए जानवरों की खाल का प्रयोग करते हैं। ये अपने मृतकों को जमीन में गड़ते थे और संभवतः आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे। कहा जाता है कि मृतकों को जमीन में गाड़ते थे और संभवतः आत्मा की अमरता में विश्वास भी रखते थे। नेक्स्ट कहा जाता है कि ये झोपड़ियों में रहते थे तथा संभवतः ये सर्वाहारी थे। कहा जाता है कि ये जो जर्मनी के, अब देखिए आप लोग स्पष्ट रूप से समझे कि जो जर्मन थे यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसके जीवाश्म दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जाता है कि जो जर्मन देश है वहाँ से ही ऐसे अवशेषी अंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है कि आधुनिक मानव क्या है। आधुनिक मानव के बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं कि लगभग में 7,500 से लेकर 1 लाख वर्ष पूर्व हिम युग के दौरान आधुनिक मानव पैदा हुआ था। यह अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे विभिन्न उपमहाद्वीपों में फैला था। इसके बाद यह विभिन्न प्रजाति में विकसित होगा है। अब आगे कहा जा रहा है कि होमो इरेक्टस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए क्या है, ये 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व विद्यमान थे। इनका मस्तिष्क बड़ा लगभग में 900 सीसी कपाल क्षमता युक्त थे। ये गुफाओं में रहते थे और संभवतः मांस खाते थे। कौन, होमो इरेक्टस। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि होमो इरेक्टस के बारे में हम लोग देखे हैं कि अभी इसके ऊपर अध्ययन कर चुके हैं, हम लोग को समझ चुके हैं कि आगे देखा जाता है कि क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या, अब कहा जाता है कि होमो इरेक्टस जो होती हैं, जो वर्तमान मनुष्य में देखा जाता है, तो लगभग में कितना थे, यह आज का मनुष्य है जिसका कपाल लगभग में 1300 से 1600 सीसी तक माना जाता है। इस मानव में पूर्व विकसित थोड़ी पूर्व विकसित बोलने का केंद्र तुलनात्मक रूप से छोटा, ललाट तथा शरीर पर बाल कम होते हैं। ये स्वभाव में सर्वाहारी हैं। कृषि का प्रारंभ भी इसी मानव द्वारा किया गया था। कृषि कार्य लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ और मानव बस्तियां भी बनना शुरू हुआ है।
आगे देखा जा रहा है कि भविष्य का मानव किस प्रकार से होता है। यह कहा जा सकता है कि देखिए भविष्य का मनुष्य कैसा होता है। भविष्य का मनुष्य किस प्रकार से होगा, इसके बारे में लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जो मनुष्य है इसमें देखा जाता है कि क्रो मैग्नन की उत्पत्ति के बाद देखा जाता है कि लगभग में 30,000 से कहा जाता है कि 30 से 35,000 वर्ष में जो मानव जाति की रचना में कुछ विशेष परिवर्तन न होकर कुछ सांस्कृतिक विकास ही हुआ है। देखा जाता है कि इस प्रकार के जो परिवर्तन थे इसमें कुछ लक्षण दिखाई दे रहे थे कि कहा जाता है कि जो आधुनिक में जो मनुष्य की या आधुनिक युग में देखा जाता है कि जो मनुष्य का जो भविष्य होगा नेक्स्ट आने वाले समय में उसमें कुछ प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कहा जाता है कि कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि भविष्य के मानव का कद अधिक लंबा होगा। कहा जाए कि जो वर्तमान भविष्य के जो मनुष्य होंगे उनका कद क्या होगा, काफ़ी लंबा होगा। मतलब आने वाले समय में इस क्या होता है पीढ़ी बहुत ही लंबी होगी। मस्तिष्क की अत्यधिक विकास होगा। कहा जाता है कि जो मस्तिष्क होगा यह अत्यधिक विकसित होगी। मतलब आने वाले समय में बहुत ही मतलब क्या बहुत ही तेज बुद्धि की या तो कहा जा सकता है कि बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उसकी क्षमता होगी सोचने समझने की। नेक्स्ट कहा जाए कि भविष्य के मानव की खोपड़ी और मस्तिष्क का आकार अत्यधिक बड़ा, मतलब क्या खोपड़ी बड़ी होगी तथा मस्तिष्क का आकार अत्यधिक बड़ा, मस्तिष्क का आकार बड़ा तथा खोपड़ी की गुंबदनुमा और बालों की उपस्थिति लगभग नग्न होगी। मतलब क्या धीरे धीरे बालों की उपस्थिति क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी या तक कहा जा सकता है कि नग्न हो सकती है। नेक्स्ट करके हाथ पैरों में पांचवी अंगुली का अभाव होगा। कहा जाता है कि आने वाले समय में जो मनुष्य होगा उसमें पांचवी अंगुली का धीरे धीरे अभाव हो जाएगा। अब कहा जाता है इनका जीवन काल भी बढ़ोतरी होगी। कहा जाता है इसका जीवन काल भी धीरे धीरे क्या जाता रहेगा, ये बढ़ता जाएगा। और उनका जो पोषण व उपचार की अत्यधिक विकास होगा। कहा जाता है कि उसमें जो पोषण तथा उपचार के अत्यधिक विकास होता जाएगा। इस प्रकार से भविष्य का जो मनुष्य होगा उसमें इस प्रकार से लक्षण होंगे। सबसे पहले कहा जाता है कि कद उनका लंबा होगा, मस्तिष्क बड़ा होगा, खोपड़ी तथा मस्तिष्क दोनों बड़ा होगा। उसमें उनके हाथ पैर में पांचवी अंगुली का अभाव होगा। अगर कहा जाता है कि इसमें इनका जीवन काल बहुत ही बढ़ोतरी होगी तथा इनका पोषण एवं उपचार का अत्यधिक विकास होता रहेगा। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो मानव है तथा मानव तथा कपि के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें किस प्रकार समानता होती है। क्या मानव तथा कपि में किस प्रकार से गुणसूत्री में समानता होगी या गुणसूत्री समानता होती है। देखिए कहा जा रहा है कि विलोयर तथा डेविड कोहन कौन विलोयर तथा डेविड कोहन ने के अनुसार कहा जाता है कि मानव और कपि की विभिन्न जाति के गुणसूत्रों में समानताएं पाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि आणविक जीव विज्ञान के द्वारा मानव एवं कपियों के डीएनए का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि मानव तथा चिंपैंजी के डीएनए में केवल 2.5% का अंतर रहता है। कहा जाता है कि मानव तथा कपि के जो बीच में या चिंपैंजी के जो डीएनए में केवल 2.5% का अंतर होता है तथा वानर तथा मनुष्य के डीएनए में 10% का अंतर होता है। कहा जाता है कि मनुष्य देखिए कहा जाता है कि जो चिंपैंजी तथा मनुष्य है उसके बीच में 2.5% का अंतर होता है, जबकि वानर तथा मनुष्य के बीच में 10% का अंतर डीएनए में होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि चिंपैंजी मानव का निकटतम संबंधी होता है। इस आधार पर पता चलता है कि जो चिंपैंजी था वो मानव का निकटतम संबंधी था, जबकि मानव की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों संख्या लगभग में 46 तथा कपियों में 48 गुणसूत्र होते हैं। कहा जाता है कि दैहिक गुणसूत्रों में देखा जाता है कि इसमें संख्या कितनी है, 46 होती है, जबकि कपियों में देखा जाता है कपियों में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। या कहा जाता है उसमें 23 जोड़े इसमें 24 जोड़े होती है।
अर्थात मानव में केवल 2 गुणसूत्र तब 2 गुणसूत्र कपि की तुलना में कम होते हैं। कहा जाता है कि अगर कपि और मानव के बीच में अंतर देखा जाता है तो जो मानव है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है या इसमें जोड़े की संख्या 23 होती है, जबकि कपि जो होते हैं कपियों में गुणसूत्रों की संख्या 48 तथा 24 जोड़े हैं। तो इस आधार पर देखा जाता है कि जो मानव में केवल 2 गुणसूत्र कपि की तुलना में कम होते हैं। इस प्रकार से आज हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को, जिसमें मानव विकास तथा पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति या विकास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है थे, सभी को कवर किए हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा चैनल को शेयर करिए अपने मित्रों को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।